Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस गुड्स के क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द गुड्स। तो गुड्स के बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन है। पहले गुड्स जो एग्जिस्टिंग गुड्स है, दूसरे गुड्स जो फ्यूचर गुड्स है, और तीसरे गुड्स जो क्या है बोलो कॉन्टिंजेंट गुड्स है। ओके नाउ मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं, फिर हम लोग अंदर से उसको पढ़ेंगे कि गुड्स के क्या प्रकार होते हैं। तो पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। तो इफ आई गो टू द शॉपिंग, ओके अगर आपको कोई मोबाइल खरीदी करना है तो आप मोबाइल खरीदी करने के लिए चले गए। अब वहां पे आपको बहुत सारे मोबाइल फोन क्या दिख रहे हैं, लगे हुए दिख रहे हैं। ओके कुछ कबर्ड में मोबाइल लगे हुए हैं, कुछ शोकेस में मोबाइल लगे हुए हैं, कुछ आपके टेबल के नीचे जो ग्लास है उसके नीचे कुछ मोबाइल फोन दिख रहे हैं, टेबल के ऊपर कुछ मोबाइल फोन दिख रहे हैं। आपने बोला कि मुझको कोई मोबाइल खरीदना है, चलो मुझको आईफोन खरीदना है। ओके तो आपने बोल दिया कि मुझको ये वाला मोबाइल चाहिए। तो ये मोबाइल मान लो वहां पे दिख रहा है आपके स्क्रीन, आपके टेबल पे है। आपने बोला कि ये ऐसा मोबाइल रखा, अब मुझको ये मोबाइल चाहिए, तो ये मोबाइल ले लिया। अब ये मोबाइल जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है आपके बीच में और जो शॉपकीपर है, सेलर है, उसके बीच में, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, एट दैट टाइम द गुड्स आर एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एंटर्ड। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो ये मोबाइल वहां पे मौजूद है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। तो द गुड इज एग्जिस्टिंग, द मटेरियल इज इन एग्जिस्टिंग। तो अगर मान लेते हैं कोई भी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के टाइम पे वहां पे मौजूद है, एग्जिस्टिंग है, उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। तो सिंपल वे में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं तो ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर करने के टाइम पे मौजूद है, विच आर इन एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स, मान लो आप शॉप में चले गए और आपने बोला कि मुझको चाहिए आईफोन 13, मुझको चाहिए आईफोन 13। अब आईफोन 13 अभी स्टोर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपसे आईफोन 13 खरीदी करूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। जरूरी नहीं कि पैसे दिए नहीं दिए, एडवांस दिए नहीं दिए, वो अलग बात है। एडवांस लेना ना लेना ये सेलर के ऊपर है। आपने बस जाके उसका कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि आई विल परचेस व्हेनेवर द आईफोन 13 विल बी लॉन्च्ड एंड आईफोन 13 विल बी अवेलेबल, मैं वो गुड्स खरीदी करूंगा। आप बताएंगे आईफोन 13 उस मोबाइल के स्टोर में अवेलेबल है? भाई दुनिया में अब तक अवेलेबल नहीं है, अब तक आया हुआ नहीं है, उसका प्रोडक्शन चल रहा है। तो ऐसे गुड्स जो बेचने का, खरीदी करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे मौजूद नहीं है, उसको एक तो खरीदी किया जाएगा बाय द सेलर या उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय मैन्युफैक्चर। तो सेलर उसको एक्वायर करके आपको देगा या सेलर मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरिंग करके आपके पास लेगा। ऐसे गुड्स को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। तो जो गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे गुड्स जो मौजूद है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे मौजूद नहीं है उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। एंड व्हाट इज कॉन्टिंजेंट गुड्स? तो कॉन्टिंजेंट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो बनाए जाएंगे या एक्वायर किए जाएंगे एट फ्यूचर डेट ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट या हैपनिंग ऑफ इवेंट, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। अब कॉन्टिंजेंट गुड्स का मतलब अभी समझना बहुत मुश्किल है, जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको तब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। पहले हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया रहेगा एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स के बारे में। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब समझो, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस। और प्लीज मेक श्योर दैट आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो, बहुत सवाल आए इसके ऊपर, बहुत सवाल आए हुए हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हो तो ये वर्ड अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
So the goods which are in existence at the time of contract of sale, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के टाइम पे गुड्स जो मौजूद है मार्केट में या फिर सेलर के पास, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स. दैट इज दोज ओन्ड एंड पोज बाय द सेलर. ओन्ड मतलब जिसका ओनरशिप है, या फिर पोज, पोज यानी कि जिसके पोजेशन में है. हो सकता है गुड्स किसी और के हो लेकिन सेलर के पोजीशन में हो. ऐसे गुड्स जो ओन कर रहा है या उसके पोजीशन में है बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अब ओन में क्या लगेंगे, भले ही उसके पास उसका ओनरशिप है लेकिन पोजीशन उसके पास नहीं हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझको मेरी कार बेचनी है, अब मेरे पास कार है, मैं उसका ओनर हूं, मैंने क्या कर दिया, वो कार किसी एजेंट को दे दिया, उसको बोला कि तुम्हारे फोर व्हीलर के मार्केट में मेरी कार खरीद कर दो, उसको बेचना है मुझको. अब ओनर मैं हूं लेकिन पोजीशन किसके पास है, उस सेकंड हैंड कार डीलर के वाले के पास है. तो क्या उसको एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे? यस. जब कभी भी कोई बंदा आएगा मेरी कार देखेगा तो कार एग्जिस्टिंग है, भले ही सेलर, सेलर कौन है, वो सेकंड हैंड कार डीलर वाला है, उसके पास उसका पोजीशन है, ओनरशिप मेरे पास है, या फिर मेरे को मेरी कार बेचनी है तो मेरे पास उसका ओनरशिप है. या सेलर के, दैट इज जो सेकंड हैंड कार डीलर है, उसके एंगल से देखा जाए तो उसके पास उसका पोजीशन है, ओनरशिप नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? समझे? तो ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे एग्जिस्टेंस में है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर ओन्ड एंड पोज्ड बाय द सेलर एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. तो एग्जांपल के तौर पे आईफोन 12 ले लो. तो आईफोन 12 अभी मौजूद है, आप किसी भी स्टोर में जाओगे आपको आईफोन 12 मिल जाएगा. ओके, बिकॉज दैट इज बीन ओन्ड एंड पोज्ड बाय द सेलर. आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उस टाइम पे वो गुड्स वहां पे मौजूद है, उसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है. अब इसी एग्जिस्टिंग गुड्स के तीन प्रकार आते हैं अगेन. एक आता है स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा होता है असर्टेन गुड्स और तीसरा आता है अनअसर्टेन गुड्स. एकदम सिंपल बात है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक गुड्स? स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. अब जैसे मान लेते हैं आपको खरीदना है आईफोन 12, आपको करना है आईफोन 12. अब आईफोन 12 इज एग्जिस्टिंग गुड्स. आपको स्टोर पे आईफोन 12 दिख रहे हैं, मान लो आईफोन 12, 4-5 आईफोन 12 दिख रहे हैं, तो यहां पे लेते हैं आईफोन 12. आईफोन 12 ओके. अब मान लेते हैं ये आईफोन 12 है, ये आपको स्टोर पे दिख रहा है. स्टोर पे कितने आईफोन 12 है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आईफोन 12 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. अब ऋतुजा जी से पूछना चाहूंगा, ऋतुजा जी आप इसमें से कौन सा कलर पसंद है? विच कलर यू वांट टू बाय? अगर आप खरीदती तो कौन सा कलर खरीदती? ऋतुजा जी, आर यू देयर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. लगता है ऋतुजा जी गायब हो गई.
हेलो ऋतुजा जी, वेर आर यू देयर, आर यू कनेक्टेड? और यू गॉट डिसकनेक्टेड? चलो श्रुतिका जी आप ही बता दो, आपको कौन सा कलर पसंद है? अरे यार बहुत समय ले रही है ऋतुजा जी, लगता है ऋतुजा जी का आईफोन पसंद नहीं है। श्रुतिका जी आप बताइए, आपको इस 7 फोन में से कौन सा फोन लेना पसंद होगा? आप स्टोर में चले गए, ओके, इमेजिनेशन करते हैं कि श्रुतिका जी आईफोन स्टोर में चली गई है, आई स्टोर में, और उनके सामने ये 7 कलर के आईफोन दिख रहे हैं। तो इनमें से कौन सा कलर श्रुतिका जी जो है वो अपने लिए पसंद करेगी? श्रुतिका जी आप तो जवाब दे दो। ऋतुजा जी ने तो डायरेक्ट इंसल्ट ही कर दिया, हमारा क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर ही नहीं किया। ठीक है, अभी क्या करें? श्रुतिका जी भी आंसर नहीं कर रही है, सही बात है। अच्छा, श्रुतिका जी ने जवाब दे दिया ब्लैक। चलो, श्रुतिका जी का फेवरेट कलर है ब्लैक, और उन्होंने ये पहला वाला जो ब्लैक कलर है वो उन्होंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब दुकानदार को बोल दिया है, श्रुतिका जी बोल रही है ये ब्लैक कलर का मोबाइल मुझको दे दो। ठीक है, तो ये ब्लैक। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक गुड्स मींस ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाई किया। अब बताएंगे श्रुतिका जी ने कौन सा कलर आइडेंटिफाई कर दिया? तो श्रुतिका जी आइडेंटिफाई द ब्लैक कलर आउट ऑफ द 7 आईफोन दोज वर इन फ्रंट ऑफ द श्रुतिका जी एंड एग्रीड अपॉन, और उन्होंने बोला कि कितना प्राइस है? तो ये इतना इतना प्राइस है, चलो मैं ये ही खरीदूंगी। तो श्रुतिका जी ने क्या कर दिया, इन 7 फोन में से फोन ले लिया। तो शी परचेज द ब्लैक वन। वेयर इज द ब्लैक वन? iPhone 12 black. Yes. श्रुतिका जी ब्लैक कलर, आई ऑल्सो लाइक ब्लैक मोस्ट। तो श्रुतिका जी ने बोल दिया इस 7 में से मुझको ये आईफोन 12 चाहिए ब्लैक कलर का, ये मुझको दे दो। और उन्होंने इस गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया और उसके ऊपर एग्री भी कर दिया कि मैं यही खरीदी करूंगी। चलो कितना प्राइस है उसका? चलो मान लेते हैं कुछ 85,000 रुपीज है। 85 ये रहे 85,000 रुपीज, और ये मुझको ब्लैक कलर का मोबाइल दे दो। आइडेंटिफाई कर दिया, बहुत सारे गुड्स में से एक गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए, एक पर्टिकुलर गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए, और उसके ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट भी कर दिया कि मैं यही खरीदी करूंगी, चाहे पैसे दे रही है पैसे नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने एग्री कर दिया। ऐसे एग्जिस्टिंग गुड्स, अब गुड्स एग्जिस्टेंस में थे ना, लेकिन उसमें से वो क्या थे, स्पेसिफिक थे, कि बहुत सारे ढीग में से उन्होंने ये क्या कर दिया, गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए। ओके, कभी आप महाद्वार रोड गए नहीं गए कोल्हापुर के? हैव यू बीन टू द महाद्वार रोड? ओके, महाद्वार रोड में होता है ना वो जो लोग होते हैं ना वो सब कपड़े वगैरह बेचते हैं, महाद्वार रोड कोल्हापुर। ओके, ये महाद्वार रोड है, इतनी गर्दी होती है उस पे जब दिवाली वगैरह कुछ त्योहार आता है। तो महाद्वार रोड पे अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कपड़ों के स्टोर्स वगैरह दिख जाएंगे ना, ऐसे चप्पल के स्टोर्स है, कपड़ों के स्टोर्स है, बहुत सारा ढीग होता है ढीग। तो वो वहां पे जो लोग बेचते हैं उसको, जो कपड़ों को वगैरह बेचते हैं, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, तो वो बोलते हैं ना चलो चलो गया गया रुपला डेग रुपला डेग रुपला डेग। हाँ, केदार जी बोल रहे आपका कॉलेज है। हाँ बेटा, कॉलेज के बाद तू वहां पे जाता है, मुझको पता है क्या करने जाता है वो भी पता है केदार। आई एम जस्ट जोकिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वहां पे होता ना, इफ यू ऑब्जर्व केदार जी, यश जी, इफ यू ऑब्जर्व वहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि चलो रुपला डेग घेता का इसको टू, ये सुनो। तो हाँ जी, डीआरके वाले उधर ही होते हैं क्या? अच्छा, किस लिए होते बेटा? तो लड़कियां क्यों जाती है वहां पे वो तो पता है, लड़कियां वहां पे जाती है शॉपिंग करने के लिए, चप्पल है, ये है, वो है।
कपड़े खरीदी करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, उसके लिए जाती है। और लड़के क्यों जाते हैं वो तो जग जाहिर है। मोनाली जी का स्कूल भी था वहां पे, अच्छा वेरी गुड। तो चलो जोक्स अपार्ट, तो मैं बात कर रहा था किसकी कि आप वहां पे जाते हो, ढीग होता है पूरा ढीग, ओके, ढीग में से कोई उठाना है, ओके, ढीग में से कोई उठाना है। जैसे अभी क्या हुआ, मेरी बहन माय सिस्टर गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, अभी 1-1.5 महीने का है वो। तो उसके लिए छोटे छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, अभी वो तो मॉल से नहीं ले सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, वो तो मतलब 2-3 बार पहनो फेंक दो उसको, ऐसी होता है। तो उसके लिए हम लोग गए थे वहां पे खरीदी करने के लिए, मैं और मेरी बीवी गई थी वहां पे खरीदी करने के लिए। तो वहां पे तो पूरा ढीग था, तो ढीग में से कुछ खरीदना है। तो ढीग जो होता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, बिकॉज सामने है मेरे। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। ढीग जो होता है वो क्या होता है, वो एक एग्जिस्टिंग गुड्स है, सारे गुड्स आपके सामने है। तो गुड्स आर विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब उसमें से आपने 2-3 कपड़े उठा दिए, ओके, हमने क्या कर दिया, थोड़ा जो कपड़े हैं छोटे छोटे बच्चों के उसको उठा दिए। अब जैसे हमने वहां से गुड्स उठाए, वो जो ढीग होता है, ढीग में से जो कपड़े उठाए हैं, जो पर्टिकुलर कपड़ा उठाया हमने, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, बिकॉज इसको हमने आइडेंटिफाई किया है आउट ऑफ द ढीग, एंड देन वी हैव एग्रीड कि ये कितने में दोगे। तो केदार जी बोले हरियाली है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, नालायक बच्चे कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे गुड्स जो ढीग होता है, ढीग में से हमने गुड्स वो आइडेंटिफाई कर दिए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, ओके। और जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है और जिसको एग्री किया है, गेटिंग माय पॉइंट। अब बात समझ है। जिनको स्टैंडर्ड एग्जांपल चाहिए वो आईफोन 12 का एग्जांपल ले लो, जिनको ये वाहियात लोग हैं केदार जी जैसे, सौरभ जी जैसे, हरियाली वाले लोग हैं, ये ढीग वाला एग्जांपल आप याद रखो, ओके। नीचे एग्जांपल आ रहा है, any specified and finally decided goods like a Samsung Galaxy S7 Edge, Whirlpool washing machine of 7 kg, whatever, आपने जो भी पर्टिकुलर गुड्स आइडेंटिफाई किया है आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। एग्जांपल नंबर 2, ए हैड 5 कार्स ऑफ अ डिफरेंट मॉडल्स। तो ए के पास 5 कारें अलग अलग मॉडल की। ही एग्रीड टू सेल हिज फिएट कार टू बी, उसने क्या बोला कि मैं आपको मेरी फिएट कार बेचूंगा, एंड बी एग्रीड टू परचेज द सेम कार, और उसने वो कार खरीदी करने का एग्रीमेंट भी कर दिया। इन दिस केस, आउट ऑफ द 5 existing goods, that is 5 existing cars, Fiat car is a specific goods because Fiat has been identified out of the 5 cars and it has been agreed. Example आपने लेकिन अपने यहाँ पे देखना है एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो गुड्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको एग्री भी करना है कि हाँ मैं यही खरीदी करूंगा, इसको स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। तो बस हमने आइडेंटिफाई करा, नहीं मुझको आईफोन 12 ब्लैक कलर का बहुत पसंद है, श्रुतिका जी बोल रही है मुझको आईफोन 12 ब्लैक कलर का बहुत पसंद है। अब पसंद होना ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मुझको आईफोन 12 ब्लैक कलर का खरीदी करना है, उसको निकालो। ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स एक गुड स्पेसिफाई हो गया। आउट ऑफ द 5 कार मुझको फिएट कार खरीदी करना है, तो फिएट कार इज अ स्पेसिफिक गुड्स आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स इज अ एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स ओनली। दूसरा, अ सर्टेन गुड्स ना, स्पेसिफिक गुड्स से थोड़ा बहुत अलग अ सर्टेन गुड्स है। द गुड्स विच आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया है with the agreement after the contract of sale is made. Now please यहां पे ध्यान देना, specific goods के में का मतलब क्या होता है, the goods which have been identified and agreed at the time of contract of sale। मतलब जब आप contract of sale बना रहे हो उस टाइम पे आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया और एग्री कर दिया कि मैं यही खरीदी करूंगा। अब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद, आफ्टर, वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। मतलब आप पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाओगे एंड देन गुड्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। बात को समझो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे ही गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको एग्री कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर स्पेसिफाइड। लेकिन वही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले बनाते हो और फिर जाके आप गुड्स को असर्टेन करते हो, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर असर्टेन गुड्स। एग्जाम्पल देखो यहां पे,
ए होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स ऑफ कॉटन इन इज गोडाउन। तो उसके पास कुछ 100 बेल्स है, 100 बोरिया है गोडाउन में कॉटन की। He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. On the selection of goods, it becomes a certain. In this case, the contract of sale of a certain goods as the contract cotton bales to be sold are identified and agreed after formation of contract. मतलब एक पर्टिकुलर बंदा है, जैसे कॉटन है ना यहां पे, ये देखो ये बोरिया है, ये कॉटन की। अब ये एक ही क्वालिटी की बोरिया है, ये ऐसे 100 बेल्स है। अब ये देखो ये पर्टिकुलर एक बेल है, ये अलग, ये दूसरा बेल है, ये तीसरा बेल है। भाई ना, ये जो बेल्स है ये सेम बेल्स है, सेम क्वालिटी की है। आप होलसेलर के पास चले गए, आपने उसको बोला कि मुझको 50 बेल चाहिए। कितने बेल चाहिए? मुझको 50 बेल्स चाहिए। अब 50 बेल तो सेम क्वालिटी के रहेगा ना, ये इसको थोड़ी ना अलग अलग क्वालिटी के हैं, एक ही क्वालिटी का है। तो आप उसके ऑफिस में चले गए, उसको बोला कि मुझको 50 बेल्स खरीदी करने, तो आपको वो एक पर्ची पर इनवॉइस बना के देगा कि हाँ 50 बेल्स, उसका इतना इतना पैसा, इतना पे करो, या फिर बाद में पे करना, जो भी है। पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया और फिर जाके गोडाउन में से उसने बोला, अरे यार छोटू एक बात तो सुन, गोडाउन में से ना 50 बेल्स ऑफ कॉटन निकाल दे। तो वो छोटू चला गया और उसने क्या कर दिया, वो 50 बेल बाजू में रख दिए। मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना और फिर गुड्स को आइडेंटिफाई किया गया। इसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। तो गुड्स जो सेल हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो किसका हुआ है? असर्टेन गुड्स का हुआ है। ओके, so in the actual practice the term ascertain goods is used in the same sense as a specific goods। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो स्पेसिफिक गुड्स और ascertain goods को सेम कैटेगरी में गिना जाता है, लेकिन उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे आपको स्पेसिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। ascertain goods को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। वेयर फ्रॉम द लॉट out of the large quantity of uncertain goods the number of quantity contracted is identified, such identified goods are called as a ascertain goods। तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। और वही अगर मैं अनअसर्टेन की बात करता हूं तो गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, they are indicated or defined only by description for sale by sample। Example, if A agrees to sell B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is a sale of uncertain goods because it is not known which package is to be delivered। As soon as the particular packet is separated from the lot, it becomes the uncertain or specific goods। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप चले गए दुकान में और दुकानदार को बोला कि मुझको एक बेल ऑफ कॉटन चाहिए। कितना चाहिए? एक बेल ऑफ कॉटन। अब तक सेलर ने छोटू को यह नहीं बताया कि छोटू जाओ जाके एक बेल लेके आओ। तो ये जो गुड्स अभी आपके सामने दिख रहे हैं इसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स, जिसको अब तक असर्टेन नहीं किया है। पूरा का पूरा लॉट अनअसर्टेन गुड्स है, गोडाउन में पड़ा हुआ लॉट अनअसर्टेन गुड्स है। जैसे ही छोटू चला गया और छोटू ने एक बेल उठा दिया, अब एक बेल को बोलते हैं क्या? असर्टेन गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स। बिकॉज एक बेल खरीदी करना है, वो कौन सा बेल होगा ये अब तक असर्टेन ही नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? पक्का? तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे एग्जिस्टेंस में है। वहीं पे स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे आइडेंटिफाइड है और एग्रीड है। वही अगर मैं असर्टेन गुड्स की बात करूंगा तो ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाई किया जाता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। और अनअसर्टेन गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो बन चुका है लेकिन जिसको अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया है स्पेसिफिकली, ऐसे गुड्स को बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। तो आई होप आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। प्लीज मेक श्योर दैट आप एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स का मतलब पढ़ोगे। प्लीज रीड इट फ्रॉम द बुक और टेल मी whether you have any doubt regarding that। Yes, Anshul, please go ahead. 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 Yes
यस, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स. आगे बढ़ते हैं फ्यूचर गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर गुड्स? द फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड. ओके, तो गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग किसी सेलर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, और वो पर्टिकुलर चीज जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हैं उस टाइम पे मौजूद नहीं है, तो उन गुड्स को क्या कहा जाएगा? उन गुड्स को कहा जाएगा फ्यूचर गुड्स. बिकॉज अब वो गुड्स नहीं है, जो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है वो तो फ्यूचर होंगे. मतलब उन्होंने ये बताया है कि ऐसे गुड्स जो एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है उसको फ्यूचर गुड्स बोलो. लेकिन फ्यूचर गुड्स में भी कौन से गुड्स फ्यूचर गुड्स है? तो ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे. सेलर बोल रहा है आज मेरे पास नहीं है, मैं आपको वो मैन्युफैक्चर करके दूंगा, वो मैं आपको प्रोड्यूस करके दूंगा, और जिसको मैं एक्वायर करके दूंगा. मतलब मैं इसका मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं इन गुड्स को एक्वायर मैन्युफैक्चरर से खरीदी करके आपके दूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपको खरीदना है आईफोन 13, तो आईफोन 13 आज पे मार्केट में तो नहीं है. आईफोन 13 इज नॉट इन द मार्केट टुडे. आईफोन 13 इज नॉट इन द मार्केट टुडे. अब आप मान लो चले गए जेफ जी के पास, जेफ बेजोस क्या बोल रहा हूं, जेफ बेजोस नहीं, आप चले गए मान लेते हैं आईफोन के मालिक के पास. ओके, और उसको बोला एप्पल के मालिक के पास, और उसको बोला कि मुझको क्या चाहिए, मुझको आईफोन 13 चाहिए. ओके, स्टीव जॉब्स, अभी स्टीव जॉब्स तो है नहीं लेकिन मान लो चलो स्टीव जॉब्स. तो आप चले गए स्टीव जॉब्स के पास और उसको बोला कि मुझको आईफोन 13 चाहिए. तो स्टीव जॉब्स बोला अभी तो नहीं है, मैं आपको मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करके दे दूंगा. या फिर आप चले गए आई स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे चले गए और वहां पे बोला कि मुझको आईफोन 13 चाहिए. वो बोला कि आईफोन 13 अभी तो नहीं है, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको उसको खरीदी करके देंगे, एप्पल से खरीदी करेंगे, परचेस करेंगे और दे देंगे, एक्वायर करेंगे और दे देंगे. अब आईफोन 13 को हम लोग कहेंगे फ्यूचर गुड्स, बिकॉज आज नहीं है, कल तो मिल जाएगा जब हम लोग उसको खरीदी करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे. एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज ए एग्रीमेंट टू सेल. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज क्या बोलो, एग्रीमेंट टू सेल. बिकॉज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो जो भी हम लोग बना रहे हैं वो एग्रीमेंट टू सेल है, बाद में उसको सेल करेंगे. अभी हम लोग बना रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल एट अ फ्यूचर डेट. एग्रीमेंट टू सेल नाम सुना ना आपने, एग्रीमेंट टू सेल. जैसे मान लो आपको कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदी करनी है, तो आप उस टाइम पे पहले जो बनाते हो वो होता है एग्रीमेंट टू सेल, और फिर जाके सेल डीड या परचेज डीड बनती है कि नहीं. आप जब कभी भी खरीदी करोगे, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी करोगे, तो दो कॉन्ट्रैक्ट आपको बनाने पड़ेंगे. पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू सेल. ओके, इस एग्रीमेंट टू सेल पे क्या होगा, इसमें हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुकिंग, काइंड ऑफ बुकिंग, कि हमने बुकिंग कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया कि इस डेट पे हम ये खरीदी करेंगे. बिकॉज अगर आपने आज बोला कि मैं खरीदी करूंगा और बाद में भाग गए तो ऐसा ना, और बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं सेल डीड. सेल डीड यानी कि उसको बोलते हैं फाइनल कॉन्ट्रैक्ट. ये होता है फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है फाइनल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जब कभी भी फ्यूचर गुड्स की बात करते हो तो वो फ्यूचर गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता है, ये होता है एग्रीमेंट टू सेल. फ्यूचर डेट पे खरीदी करना, तो एग्रीमेंट टू सेल एट फ्यूचर डेट. इसको पूरा अगर हमको देखना है तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल एट फ्यूचर डेट. ओके, और जब कभी भी ये एक्चुअली में आएगा तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा. इट इज नेवर एक्चुअल सेल्स बिकॉज अ मैन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. आज सेलर आपको उन गुड्स का ओनरशिप नहीं दे सकता. जैसे एग्जिस्टिंग गुड्स है, आप दुकान में चले गए, मोबाइल ले लिया, पैसे दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया. तो ये गुड्स अभी मौजूद ही नहीं है, तो कैसे कोई सेलर आज उसको आपको ट्रांसफर कर दे? हाउ द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड? तो कोई भी बंदा जिसके पास गुड्स नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका ओनरशिप आपको नहीं दे सकता, बिकॉज वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो फ्यूचर है. ओके, और जिसके लिए हमने एग्रीमेंट टू सेल बनाया है. एग्जाम्पल देखो, 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन एंड ऑन एज फील्ड इज नॉट लीगल, दो द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज नॉट पॉसिबल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. तो
मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि मैं मेरे फील्ड पे, मेरे फार्म पे 1000 क्विंटल पोटैटोस ग्रो करूंगा और आपको बेचूंगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल है। एक्चुअली ये लीगल नहीं है, इट इज इलीगल। इलीगल का मतलब होता है कि ये लॉ के नजरिए में वैलिड नहीं है, बिकॉज अब तक पोटैटो आया ही नहीं है, तो कैसे मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। P agrees to sell Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is the contract of sale of a future goods. तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके कि काउ जो भी दूध मुझको देगी मैं तुमको बेचूंगा फ्यूचर पे। T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. This is the contract of sale of future goods amounting to agreement to sell. तो ये जो भी हमने 3 एग्जांपल देखे, ये किसके बोलो, एग्रीमेंट टू सेल है और फ्यूचर के है। एक तो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, या उन गुड्स को एक्वायर करेगा कौन, सेलर, और इसका एग्रीमेंट टू सेल बनेगा जब गुड्स आएंगे तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। एंड नेक्स्ट वन इज अ कंटिंजेंट गुड्स, so the acquisition of which by the seller depends upon an uncertain contingency, that is uncertain event। तो मैंने आपको contingent goods का मतलब समझाने के टाइम पे बताया था कि ऐसे गुड्स जो सेलर एक्वायर करेगा, द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर। अब आप किसी पर्टिकुलर सेलर के पास चले गए, उसको लगे मुझको ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। अब सेलर आपको वो गुड्स कब देगा, जब उसके पास वो गुड्स होंगे। अब सही बात है कि उसके पास गुड्स नहीं है, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है। एग्जिस्टेंस होता तो आप अभी क्या भी खरीदी कर लेते, लेकिन सेलर के पास आज गुड्स नहीं है। अब सेलर आपके लिए वो गुड्स एक्वायर करेगा, लेकिन वो एक्विजिशन इज डिपेंडिंग अपॉन एन अनसर्टन कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी यानी कि अनसर्टन इवेंट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ए एग्रीज टू सेल पी पिकासो पेंटिंग। ए ने बी के साथ पिकासो पेंटिंग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर दिया, प्रोवाइडेड ही इज एबल, मतलब कौन, ए इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर। अब पिकासो का पेंटिंग है यहां पे, ओके, पिकासो पेंटिंग, पिकाचू नहीं, पिकासो, पिकासो पेंटिंग। अब पिकासो इज अ फेमस आर्टिस्ट, ये पिकासो की पेंटिंग है। अब मान लेते हैं पर्टिकुलरली वो इस पेंटिंग की बात कर रहे हैं। कौन से पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल पकड़ लेते हैं। यस, तो ये पिकासो का पेंटिंग है। द सूप, ओके, द सूप करके पिकासो का पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग बेचने का, मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, कौन है, पाटिल जी है। मैंने पाटिल जी को बोला, पाटिल जी को ये पेंटिंग बहुत पसंद आया, मैंने उनको चित्र दिखाया कि देखो ये पेंटिंग है। अब पाटिल जी को मैंने बोला कि मैं आपको ये पेंटिंग बेचूंगा, आई एम एग्रीइंग विथ यू टू सेल द पेंटिंग। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट बनाया, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि मैं तुमको ये पेंटिंग बेचूंगा, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है कि आज जो इसका रियल ओनर है, whoever is the real owner, ओनर का नाम यहां पे नहीं लिखा है, whoever is the real owner of the painting, उससे मैं अगर खरीदी करने में सक्सेसफुल हो जाता हूं, मान लो कोई भी पर्टिकुलर है बंदा, जैसे मान लिया यहाँ पे मनाली जी उसकी ओनर है, तो अगर मैंने मनाली जी से इसको खरीदी किया तो मैं पाटिल जी आपको बेचूंगा। तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स, बिकॉज गुड्स की खरीदी और बिक्री डिपेंड कर रही है किसी पर्टिकुलर इवेंट पे। तो मनाली जी इसकी ओनर है, तो मनाली जी से मैं जब खरीदी करूंगा, कर सकूंगा, तब जाके मैं तुमको बेचूंगा। ये मैंने पाटिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, इसको बोलते हैं क्या, कंटिंजेंट गुड्स। हेडिंग माय पॉइंट, ओके। तो हमने देख लिया क्या, द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा होता है कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओके। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो, यहां पे लिखता हूं मैं, ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और प्रोड्यूस किए जाएंगे और एक्वायर किए जाएंगे एट फ्यूचर डेट, उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। और फ्यूचर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, वहां पे एग्रीमेंट टू सेल होता है।
और वही अगर मैं कॉन्टिजेंट गुड्स का एग्जांपल लेता हूं, कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक्वायर किए जाएंगे, एक्विजिशन डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, दैट इज कॉन्टिजेंसी। क्लियर है? पक्का? वही अगर मैं एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करता हूं तो उसमें तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक गुड्स। व्हाट इज स्पेसिफिक गुड्स? द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। असर्टेन गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाई होते हैं आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और अनसर्टेन गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो अब तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए, द गुड्स विच आर नॉट बीन आइडेंटिफाइड। ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाइड नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल हमने देखा हुआ था आईफोन 12 जो अभी है और जिसको आईफोन 12 ब्लैक कलर का, ओके, जो श्रुतिका जी ने खरीदी किया था, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। वही अगर मैं असर्टेन गुड्स की बात करता हूं तो ऐसे गुड्स जो कॉटन बेल्स का एग्जांपल लिया था हमने, जो कॉटन बेल्स है हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि 100 बेल में से 50 बेल चाहिए, और छोटू ने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उन 50 बेल्स को बाजू में किया, उसको बोलते हैं असर्टेन। और अनअसर्टेन का मतलब होता है अब तक छोटू उसको असर्टेन करने के लिए गया ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है लेकिन अब तक 100 की 100 बोरियां वैसी की वैसी है, उसमें से गुड्स निकाले नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स की अगर एग्जांपल लेने तो फ्यूचर गुड्स का मतलब हमने लिखा हुआ था दैट इज आईफोन 13, जो फ्यूचर गुड्स है जिसको अब तक हमने बनाया नहीं है, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। और कॉन्टिजेंट गुड्स हमने पिकासो का एग्जांपल लिया हुआ था। ओके, अब इसके ऊपर सवाल देखो कौन कौन से बने हुए हैं एग्जाम में। ये सवाल है नवंबर 2002 का सवाल है, 5 मार्क के लिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो पहले आपने लिखना है एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 प्रकार होते हैं, फिर फ्यूचर गुड्स, एंड देन क्या होता है बोलो आपके कॉन्टिजेंट गुड्स। तो पहले आपने ये लिख दिया, फिर उसके बाद आप उसको डिफाइन करते जाएंगे। पहला आपने डिफाइन कर दिया एग्जिस्टिंग गुड्स, फिर उसका मतलब स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है, असर्टेन गुड्स का मतलब क्या है, अनअसर्टेन गुड्स का मतलब क्या है। मतलब पहले आपने चार्ट बना दिया, तो प्लीज चार्ट बनाओ, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा चार्ट बनाने का। सर हम लोग एग्जाम में राइटिंग करने के टाइम पे चार्ट बना सकते हैं क्या? जी हाँ, सब जरूर बना सकते हैं, ये आपके प्रेजेंटेशन को निखारेगा। उसके बाद आपने फ्यूचर गुड्स का मतलब समझा दिया और देन कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब समझा दिया, इतना लिख दिया, 5 मार्क आपके। ठीक है, उसके बाद यस 1997 में सवाल आया था डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जिस्टिंग गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब क्या है ये आपको डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद यस 1999 में डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। फ्यूचर और कॉन्टिजेंट में क्या फर्क है ये समझाना है। फ्यूचर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो एक्वायर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। एंड कॉन्टिजेंट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक्वायर किए जाएंगे विच डिपेंड्स अपॉन ए कॉन्टिजेंसी, दैट इज अनसर्टेन इवेंट। उसके बाद यस नवंबर 2018 में सवाल आया था डिफरेंस बिटवीन असर्टेन एंड अनअसर्टेन गुड्स विद एग्जांपल। तो असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स का एग्जांपल के साथ आपको डिफरेंस करना है। तो असर्टेन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे जिसको असर्टेन किया जाता है, ओके, विच हैज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद उसको असर्टेन किया जाता है, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अनअसर्टेन ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं होता है। और एग्जांपल लेना है आपने तो असर्टेन गुड्स का एग्जांपल आप आईफोन 13 वाला दे सकते हो, और अनअसर्टेन मतलब आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, सॉरी इसका कॉटन बेल्स का भी एग्जांपल दे सकते हो कि 100 बेल से 50 बेल करना है और 50 बेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। और वही अनअसर्टेन गुड्स हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है लेकिन अब तक गुड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, 100 बेल्स वैसे के वैसे है, उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। क्लियर है? उसके बाद
यस, तो कुछ इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में आ सकते हैं। रिसेंटली नवंबर 2018 में इसके ऊपर सवाल बन चुका था, ठीक है। तो प्लीज मार्क दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सवाल बन सकता है। ओके, सो वी हैव सीन टुडे द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claims and money in circulation, which also includes shares and stock, growing crops, grass and things attached to and forming part of the land. And then हमने classification of goods को पढ़ लिया है। I hope आज का लेक्चर आपको क्लियर है। आज शाम को मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, ठीक है, और टेस्ट को आपने लिखना है और मुझको भेजना है विदाउट फेल ऑन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, चलो, सो आई एम टेकिंग यू लीव फॉर टुडे। मिलते हैं ऑन मंडे एट 8 AM in the morning. Till then, whatever we have seen today, please go ahead and read, and whatever we have seen so far, right from the Contract Act, right from the Companies Act, Partnership Act, please go ahead and revise from the notes, and as well as go through the questions. As I've told you, please take out the printout, please take the printout of all that things which I've given you in the soft copy, and then start preparing from that. Thank you so much for joining today's lecture. मिलते हैं Monday को, bye bye, love you all. Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.